द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में न्यूज में सुने होंगे कि केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ और जिसमें काफी संख्या में लोग मर गए। अभी तक लगभग 276 लोगों के मरने की सूचना आ चुकी है और इसे और बढ़ने की संभावना है। तो ये भूस्खलन क्यों होते हैं, भूस्खलन के प्रकार क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, सरकारी पहलें कौन कौन सी हैं, इसको लेकर के इन सारे मुद्दों पर आज के वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे अगर इस वीडियो से आप अच्छे से समझ लें तो आपके एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं। ये देखें, ये जैसे ये जमीन है, इस जमीन का धंसना और धंस करके सड़क करके आगे की ओर बढ़ना, जिसमें ये आबादी है, जो आबादी ढक जाती है, तो इस वजह से ये भूस्खलन की घटना ही कही जाती है। वायनाड में जो घटना घटित हुई है उसमें बहुत ही व्यापक जान माल की हानि हुई। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढलान के साथ मिट्टी, चट्टान, मलबे या उसके संयोजन का नीचे की ओर खिसकना शामिल है। यह हलचल तेजी से या धीरे धीरे हो सकती है और अक्सर प्राकृतिक और मानवीय प्रेरित कारकों द्वारा ट्रिगर होती है। यानी कि ये हर तरीके के होते हैं। प्राकृतिक वाले में जैसे कि आप समझ लें कि कोई भी मान लें आंतरिक हलचल मची, जैसे प्लेट टेक्टोनिक पढ़े होंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक में जो जमीनें जिस पे हम अभी बैठे हैं, ये मान लें भारत है पूरा, तो ये पूरा भारतीय प्लेट है। इसके यहाँ वहां शिफ्ट करना, इसके द्वारा चट्टानों का कहीं पे दरार पड़ जाना, कहीं पे रिफ्ट घाटी बन जाना, कहीं रैंप घाटी बन जाना, या कहीं भी किसी प्रकार के चट्टान का टूटना। जैसे हिमालय है, तो हिमालय में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो हिमालय के बनने की घटना में ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इन सब के बीच में एक ज्वाइंट है। लगातार हिमालय आज भी उठता जा रहा है। तो उठने के दरमियान क्या होता है, कभी कभी ये घटना बहुत कुछ तेजी से हो जाती है। इस वजह से वो हलचल लोग महसूस करते हैं, जबकि उसका निर्माण बहुत ही धीमी गति से, यानी लाखों वर्षों में कुछ सेंटीमीटर बढ़ने जैसी घटनाएं घटित होती हैं। बहुत ही धीमी गति से ये चल रही होती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें अचानक आंतरिक हलचल के कारण, यानी मैग्मा वाले हिस्से में कोई पावर हल्की सी ज्यादा कार्य कर दे, तो फिर ये हलचल कुछ तेजी से हो जाता है और कुछ ही सेकंड के लिए कुछ सेंटीमीटर का सरकाव हो जाता है। उतने में ही पूरी जमीन जो है हिल जाएगी, दरारें फट जाएंगी, भूस्खलन हो सकता है। तो ये सब प्राकृतिक घटना है। मानव प्रेरित घटनाओं को अगर आप समझें तो मानव प्रेरित घटना का मतलब है कि जैसे बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए, तो बांध बनाने में क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा एरिया आप बना करके, जैसे ये कोई नदी है, इस नदी के इस हिस्से में आप यहाँ पे लंबा चौड़ा बांध बनाए। बांध बनाने के बाद क्या हुआ कि ये नदी पहले इतनी ही धारा में बह रही थी, लेकिन जब बांध बनाया गया तो इसका लंबा चौड़ा एरिया आपने कवर किया, और ये कई वर्ग किलोमीटर का एरिया हो सकता है। तो ये कई वर्ग किलोमीटर का मतलब कि सैकड़ों में भी वर्ग किलोमीटर जा सकता है। ये उसके क्षमता के ऊपर है। तो एक से एक बांध बनाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये बांध बनाया गया, तो बांध बनाने के बाद यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ इसके इस तरफ, इस वाले हिस्से में, यहाँ पहले जमीनें खाली थी। अब ये बहुत लंबे चौड़े एरिया में जल भराव हो गया। जल भराव होने से वहां पे जमीन पे प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने का नतीजा होगा कि नीचे की जमीन जो है वो पहले हल्की थी, अब ये ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ा तो जहां तहां जमीनें धंसे। और इन्हीं धंसने की घटनाओं के कारण ये जो बांध बनाए जाते हैं, उस बांधों में भी जहां तहां दरारें देखने को मिल सकती हैं कभी। ये कोई निश्चित नहीं है कि कब तक ये सुरक्षित है, कब नहीं है। इसलिए पर्यावरणविद जो है इन बांधों का विरोध करते हैं। कारण है कि इसमें पहले तो प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके ये बांध बनाए गए, क्योंकि जो एरिया पहले खाली था वहां पे जंगल रहे होंगे, वहां पे जीव जंतु रहे होंगे, उन सब के एरिया में पानी भर दिया गया, तो उन सब के आवास समाप्त हो जाते हैं। और उस आवास के समाप्त होने की वजह से ये बहुत व्यापक जनधन की हानि जो हुई वो तो हुई ही, उसके अलावा यहाँ पे भूस्खलन जैसी घटना होगी, और अगर ये बांध टूट गया तो उसमें व्यापक जनधन की हानि होगी। तो ये जो भूस्खलन है, ये भूस्खलन का एक मानवीय कारक है। तो ये प्राकृतिक और मानवीय कुछ भी हो सकता है। कई तरीके से भूस्खलन होते हैं, उसी को हम अभी डिटेल से देखेंगे। भूस्खलन वाले एरिया में, भूस्खलन वाली पढ़ाई में आपको कुछ शब्द मिलते हैं, उन शब्दों को समझ लें। जैसे शीर्ष है, तो भूस्खलन का सबसे जो ऊपरी भाग है जहां से ये शुरू होता है, वहीं उसको शीर्ष कहा जाता है। शिखर की बात करें जिसको क्राउन कहते हैं, तो भूस्खलन के शीर्ष पर स्थित वह क्षेत्र
जो प्रायः एक ढाल या गड्ढे से चिन्हित होता है, यानी कि जहाँ पे भूस्खलन हुआ है और जहाँ पूरे शीर्ष में जहाँ पे गड्ढा यानी कि पहचान शुरू हो गई है, वो शिखर वाला एरिया कहा जाता है। पिंड यानी बॉडी की बात करें तो जो गतिशील पदार्थ के मुख्य द्रव्यमान है जो ढलान से नीचे की ओर बहते हैं, वही पिंड कहलाता है। और टो का मतलब है कि भूस्खलन का सबसे निचला भाग जहाँ सामग्री जमा होती है, यानी कि अगर आप व्यक्ति के रूप में हम अंगूठा कहते हैं, उंगली कहते हैं, पैर का निचला हिस्सा, या पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतपदीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो पर्वतपदीय का मतलब है पर्वत का सबसे निचला हिस्सा, उसी को टो कहा जाता है। जहाँ पे ये जो भूस्खलन के बाद ये जो सामग्री है वो जहाँ जमा होगी वो टो वाला एरिया कहा जाता है। स्कार का मतलब होता है कि भूस्खलन के शीर्ष पर निर्मित खड़ी ढाल या चट्टान, भूस्खलन के शीर्ष पर, यानी कि जो कोई ढाल कट करके अलग हो जाएगी तो वो जो खड़ी ढाल बची होगी और चट्टान बची होगी उसको हम स्कार्प कहते हैं। निक्षेपण क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ भूस्खलन सामग्री नीचे जमा होती है, तो वो निक्षेपण क्षेत्र होता है। निक्षेपण आप पढ़े होंगे, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। तो अपक्षय का मतलब है कि जैसे ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी का टूटना, तो वो अपक्षय है, टूटना अपक्षय कहलाता है। अपरदन का मतलब है कि किसी भी माध्यम से, चाहे वो हिमानी हो, चाहे वो नदी हो या हवा हो, किसी के माध्यम से उसको बहा करके कहीं ले जाना अपरदन कहलाता है, यानी कि ये स्थान को शिफ्ट कर देगा तो अपरदन है। और वो अपरदन के बाद जहां ले जाकर के वो छोड़ दें तो वो निक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भूस्खलन सामग्री का नीचे की ओर जमा कर देना। मान लीजिए ये चट्टान यहाँ से टूटी और टूट करके ये जो एरिया है जिसको हम पर्वतपदीय क्षेत्र अभी कह रहे थे, ये टूटेगा तो यहीं आकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो ये जो एरिया होगा ये निक्षेपण क्षेत्र कहा जाएगा। इसी वाले एरिया को टो कहते हैं, सबसे निचले भाग को जहां पे ये सामग्री इकट्ठा होती है। इसके बाद आगे देखते हैं भूस्खलन के प्रकार और उनका वर्गीकरण। अब सामग्री के प्रकार से देखें तो पहला प्रकार है चट्टान गिरना, जैसे खड़ी चट्टानों या ढलानों से चट्टानों का तेजी से गिरना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये खड़ी चट्टान है और ये गिरना, या इसको आप कह सकते हैं ये है खड़ी ढाल, यहाँ से ये टूटा, ये हिस्सा टूटा और टूट करके यहाँ बिखर गया, तो ये है खड़ी ढाल से गिरना। दूसरा है मलबा प्रवाह, यानी पानी, मिट्टी, चट्टान का तेजी से बहने वाला मिश्रण जो ढलानों से नीचे की ओर बहता है। यानी कि जैसे अभी हाल में सुने होंगे, महाराष्ट्र वाले एरिया में देखे होंगे, फेसबुक पे लगातार चल रहा था कि कुछ लोग महाराष्ट्र के जंगल वाले एरिया में जो जाकर के खड़े थे पहाड़ी ढलानों पे, वहां से अचानक मलबा और गाद आया और एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी पूरे परिवार को बहा ले गया। तो ये वही मलबा है। मान लीजिए जैसे ये बादल है, इस बादल में नीचे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो बारिश यहाँ पे रुकने की कोई जगह नहीं है और ढाल तेज है, तो यहाँ खड़ा कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, जैसे महाराष्ट्र वाले में खड़ा था कोई व्यक्ति, तो शुरुआत में तो पानी कम कम लगेगा, लेकिन ये ढलान इतनी, सबकी दिशा लगभग एक जैसी ही होती है, तो ये पानी इकट्ठा होकर के जब वो आएगा तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, और वो आएगा तो पूरे जितने मिट्टी, गाद और ये सब चीजें होंगी ढलानों में, जो भी मिलेगा लकड़ी से लेकर के जो भी मलबा सब होगा, सब लिए हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। और ढेरों बार तो इतना तेज होता है कि पेड़ों को उखाड़ते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, और मलबा ये आगे बढ़ता है और पूरी तबाही मचा देता है। और कई बार अगर यहाँ इस एरिया में कोई गांव बसा हो तो वो पूरे गांव को ढक के रख देगा, इतना तेज और इतना खतरनाक तेज ढलान में ये मलबा बहता है। तो ये मलबा का प्रवाह है। इसके बाद तीसरा है भूस्खलन, यानी मिट्टी और अन्य सामग्रियों की हलचलें जो समतल सतह पर खिसकती हैं। यानी कि समतल सतह पर, ये तो आप समझ गए होंगे कि सामान्य जमीन है, कोई समतल जमीन है, वहां पे किसी भी टाइप से जमीनें जब ये टूटती हैं तो टूट करके समतल जमीन पर आगे की ओर शिफ्ट करती हैं, यानी पीछे से वो एक प्रेशर काम करता है, उस प्रेशर की वजह से वो आगे की ओर शिफ्ट कर जाती हैं। तो वही है भूस्खलन का नीचे समतल जमीन पर आगे की ओर सरकना। इसके बाद देखें कि स्खलन के प्रकार के अनुसार हम देखें तो घूर्णी स्लाइड एक होता है, घुमावदार विफलता, सतहें जहां सामग्री नीचे और बाहर की ओर गति करती हैं। जैसे आप देखें रोटेशनल लैंडस्लाइड का मतलब है कि जैसे ये जमीन पहले समतल थी, ये पूरी जो जमीन है ये पहले समतल थी, एक बराबर थी। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ की जमीन नीचे धसी और उसके बाद यहाँ की जमीन नीचे धसी, धसने के बाद क्या हुआ कि यहाँ की जमीन पहले धसी नहीं थी, लेकिन यहाँ की जमीन जब धसी तो ये नीचे की ओर बैठा, और बैठने के बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि ढाल है, तो इस ढाल के प्रेशर से ये जमीन, नीचे वाली जमीन ऊपर की ओर आएगी, तो ये घुमावदार तरीके से ये नीचे से प्रेशर क्रिएट करेगा और ये हिस्सा आगे की ओर बढ़ करके आसपास की जो जमीनें होंगी
या सड़कें होंगी या गांव होगा, उन सब एरिया में यही जो मलबा है वो आगे बढ़ करके शिफ्ट होकर के लैंडस्लाइड का रूप लेकर के सामने की ओर आएगा। दूसरा है स्थानांतरणीय स्लाइड, एक सपाट या समतल सतह पर गति जिसमें अक्सर मिट्टी या चट्टान का एक संसक्त ब्लॉक शामिल होता है। तो यानी कि एक सपाट और समतल सतह की गति है। सपाट और समतल सतह की गति का मतलब है कि जैसे कोई जमीन पैरेलल है, बिल्कुल ही समतल है, समतल जमीन पर कोई चट्टान टूटती है तो ऐसे ही हल्की सी ढलान है, उसी ढलान में ये आगे की ओर शिफ्ट करती चली जाएगी। तो ये साधारण सा है, यहाँ से टूटा, यहाँ शिफ्ट किया, और उसके बाद उससे अपने आगे वाले को आगे शिफ्ट कर दिया। वैसे ही हर दूसरा जो चट्टान है वो आगे की ओर सबको शिफ्ट करता जाएगा और धीरे धीरे पूरी जमीन जो है आगे शिफ्ट कर जाएगी, जैसे कि आप उत्तराखंड वगैरह में इस ढंग के स्लाइड देखे होंगे। अगला है जटिल भूस्खलन, विभिन्न प्रकार के भूस्खलनों का संयोजन है, जैसे भूस्खलन के बाद होने वाला प्रवाह। जैसे आप कोई चट्टान टूट गई, टूटने के बाद आगे बढ़ गई, वो मतलब कई प्रकार के स्लाइड्स हैं, उसको मिला करके एक जटिल संरचना बनती है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसको किस में रखा जाए। यानी कि वो अवसाद के साथ भी बढ़ेंगे, वो चट्टान के साथ भी बढ़ेंगे, और वो ब्लॉक पर्वत जैसा निर्माण भी कर देंगे। तो ये इस टाइप की चीजें सब मिक्स जब होती हैं तो उसको हम कहते हैं जटिल भूस्खलन। इसके बाद संचलन तंत्र के द्वारा जो बनता है उसमें सबसे पहले स्लाइड है, मिट्टी या चट्टान के द्रव्यमान की विफलता, तल से नीचे की ओर खिसकना। यानी कि उदाहरणों में घूर्णी स्लाइड और स्थानांतरणशील स्लाइड इसमें शामिल होता है। स्लाइड का मतलब ये दोनों, स्लाइड की बात हो रही है, सरकना, स्लाइड मतलब ये दोनों इसमें शामिल होता है। तो ये संचलन तंत्र के द्वारा जो स्लाइडिंग हो रही है, मिट्टी या चट्टान के द्रव्यमान की विफलता, तल से नीचे की ओर खिसकना, ये इसमें आता है। इसके बाद है प्रपात। प्रपात का मतलब है कि खड़ी ढलान से चट्टान या मिट्टी या मुक्त रूप से गिरना या उछलना, जिसको जैसे ये है प्रपात। तो यहाँ से ये चट्टान टूटी और टूट करके आगे की ओर गिरी और लुढ़कते हुए ये चला आएगा, और लुढ़कते हुए आने में आप देख रहे हैं कि यहाँ सड़कें हैं, सड़कों पे आकर के ये पूरा एरिया जाम कर देगा। ये भी उत्तराखंड वगैरह में काफी होते हैं। उत्तराखंड या कश्मीर के एरिया में जैसे देखे होंगे कि सड़कें जाती हैं, जो दर्रे होते हैं, दर्रों में सड़कें बनी हैं, और दर्रे के बगल में यहाँ पे ऊंचा पर्वत वाला एरिया है। ये पर्वत वाले एरिया में ये सीधे सीधे चट्टानें सरकनी शुरू हो जाती हैं, लुढ़कनी शुरू हो जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर उसमें फंसे होते हैं। तो कई बार हल्की फुल्की कुछ जमीन की हलचल हुई तो वो लुढ़क करके आए और सड़कों को जाम कर दिया। कई बार उसमें गाड़ियां भी चपेट में आ जाती हैं, और अगर इस सड़क के इस पार कोई गांव बसा है तो वहां तक वो तबाही मचा सकता है। तो ये प्रपात वाला एरिया है। इसके बाद है प्रवाह, ऐसे पदार्थों की गति जो तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे मलबा प्रवाह और मिट्टी प्रवाह। यानी कि ये मलबा प्रवाह अभी देखे थे पिछले वाले में, पीछे के पेज में, कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, मलबा आगे बढ़ रहा है, तो ये प्रवाह में आएगा। इसके बाद है रेंगना। रेंगने से तात्पर्य ढलान से नीचे की ओर मिट्टी या चट्टान का धीरे धीरे खिसकना है। जैसे कि ये भी अभी देख चुके हैं कि ये जमीन धीरे धीरे आगे की ओर शिफ्ट कर रही है, हल्की सी ढलान है तो धीरे धीरे करके ये शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें लोग सचेत भी हो जाते हैं और इसमें तबाही कम होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा होता है। इसके बाद आगे देखें कि भारत का भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन सा है। तो भूस्खलन के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें हिमालयी क्षेत्र नंबर 1 पे आएगा। हिमालयी क्षेत्र विशेष रूप से भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि यह भूकंप प्रवण क्षेत्र जोन 4 और 5 में स्थित है, जहां संशोधित मरकली तीव्रता 8 से 9 तक के भूकंप आ सकते हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि हिमालय का निर्माण अभी चल रहा है, तो हिमालय का निर्माण चल रहा है तो यहाँ ये जो एरिया है ये ट्रांस हिमालय वाला एरिया है। इसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय का एरिया, फिर शिवालिक का एरिया। तो ये इस टाइप से अगर ये बन रहे हैं, लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय तो सबसे पुराना है, वो लगभग स्थिर ही रहता है, ठोस रहता है। लेकिन उसके बाद वाले जो ये जोन है, जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का जो एरिया है, ये ज्यादा अस्थिर रहेगा। ट्रांस हिमालय बहुत पहले बना था और वो यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है, तो ये किनारे होने की वजह से ये कम शिफ्ट करेगा। लेकिन ये दोनों, चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का प्रेशर पड़ रहा है इस पे, यूरेशियाई प्लेट पे। तो इस प्रेशर के कारण ये हिमालय का निर्माण चल रहा है। ये प्रेशर अभी भी लगातार बना हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर प्रेशर लगातार बना हुआ है। इस वजह से ये जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का एरिया होगा, यहाँ इसके ऊपर उठते रहने की संभावना लगातार बनी रहेगी। इस वजह से ये जो हिमालय देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर वाला भी, ये पूरे के पूरे अस्थिर क्षेत्र माने जाते हैं।
इसलिए इन क्षेत्रों में भूकंप की लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जा सकती है। कभी भी 9 तक के भूकंप भी आ सकते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय जिसे अभी देख रहे थे, दार्जिलिंग, सिक्किम और ये सब क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी हिमालय यानी उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सब एरिया, तो ये सब उसी में आते हैं। पश्चिमी घाट और कोंकण हिल्स, यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट, ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा एरिया, अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो भूगोल में आप ये जान रहे होंगे कि ये जो पश्चिमी घाट है, ये निर्माण हुआ है भ्रंशित क्षेत्र बनने से, ये पर्वत बने हैं। भ्रंशित क्षेत्र का मतलब है कि पहले ये जमीन इस तरीके से समतल थी और आज क्या हुआ है, ये किनारे का हिस्सा इस तरीके से भ्रंशित हुआ और ये आज जमीन इस ढंग से बनाई। तो इसका कारण क्या है, ये जो किनारा है, ये किनारा चट्टान टूट करके धंस करके ये डिजाइन इस टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिमी घाट जिसको आप ये ऊंचाई वाला एरिया मान रहे हैं, ये भ्रंशित क्षेत्र है, इसलिए ये लगातार हलचल में रहेगा। जो आज आप केरल देख रहे हैं, केरल में घटनाएं देख रहे हैं, ये केरल ही नहीं, ये पूरे पश्चिमी घाट में कहीं भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि ये टोटल भ्रंशित क्षेत्र है, अस्थिर क्षेत्र है। कभी भी, अब खास करके किनारे पे ज्यादा संभावना रहेगी, इसके पूर्वी हिस्से में यानी कि इस हिस्से में संभावना कम रहेगी, यानी पूर्वी घाट में इसके लैंडस्लाइड की संभावना कम रहेगी, लेकिन पश्चिमी घाट में लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा रहेगी। पूर्वी घाट में भूस्खलन बहुत ही कम, यानी कि 0.01 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, यानी कि बहुत मिनिमम सा। आंध्र प्रदेश का अराकू क्षेत्र, यानी कि बहुत थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे ये संभावना बनती है, लेकिन वो भी शायद ही कभी हो, क्योंकि ये लगभग स्थिर क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार का मेन हिस्सा यही है, जो पूर्वी एरिया है, पश्चिमी घाट के पूरब का एरिया, वो मेन है जो ठोस है। जो जब गोंडवाना लैंड का निर्माण चल रहा था, उस टाइम भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग जहाँ जो बना हुआ है अभी, ये कभी भी शिफ्ट नहीं किया, समुद्र के नीचे नहीं गया कभी, और ये अभी भी उसी रूप में ठोस एक ही साइज का बना हुआ है लगातार। केवल अस्थिरता जो है वो नर्मदा नदी वाला घाटी जो एरिया है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती, ये जो एरिया है, ये भ्रंशित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ रिफ्ट घाटी बना हुआ है, तो ये एरिया भी अस्थिर माना जाएगा और पश्चिमी घाट भी अस्थिर माना जाएगा। और हिमालय का एरिया, ये मेन जो 3 रीजन है, इन तीनों में लैंडस्लाइड की घटनाएं संभावना लगातार बनी। अब आगे देखें, भूस्खलन के लिए जो कारक हैं वो कारक कौन कौन से होते हैं। भूस्खलन के लिए जो कारक जिम्मेवार हैं उसमें प्राकृतिक कारणों में 3 प्रमुख हैं, जिसमें जल, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी गतिविधि, ये प्राकृतिक कारक है। जल में हम देखें तो नंबर 1 पे है तीव्र वर्षा। भारी वर्षा से मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी जो है संतृप्त हो जाती है और मिट्टी की ताकत कम हो जाती है और ढलान से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा अभी महाराष्ट्र वाले ने बताए थे कि ज्यादा तेज बारिश होगी तो बारिश होने पे वो ढलान पे जो भी मिट्टी होगी वो उस पानी के साथ बह जाएगी। इसके बाद है बर्फ पिघलना। बर्फ के पिघलने से मिट्टी में पानी की प्रवाह में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी की संतृप्ति और संभावित भूस्खलन में योगदान हो सकता है। जैसे आप उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पहले जहाँ हिमानियां थी, जहाँ बर्फ जमे हुए थे, उन सब क्षेत्रों में अब बर्फ हट गए और बर्फ हटने के बाद वो सारे एरिए जो बर्फ से ढके थे वो सब बर्फ पानी में तब्दील हो गया। इस वजह से वहाँ की जमीनें गीली रहती हैं आंतरिक रूप से, यानी नमी बनी रहती है, क्योंकि उसके ऊपरी हिस्से से जो बर्फ पिघल रहे हैं उसका जल उसमें धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता रहता है। इस वजह से उसकी स्थिति ऐसी है, जैसे कि आप उसमें पढ़े होंगे जोशीमठ में, जो अभी हाल के घटनाक्रम हुए थे, जोशीमठ में यही समस्या है कि वो जो मिट्टी है वो नमी के साथ है, गीली हो चुकी है। तो उसका आप जैसे बालू का कोई ढेर होता है तो बालू के ढेर में जितनी आसानी से सरक जाते हैं, कोई बालू का ढेर है उसको नीचे से थोड़ी सी चीज हटा दीजिए कुछ भी, तो पूरा का पूरा बड़ा सा एरिया सरक जाता है। वैसे ही उत्तराखंड का जोशीमठ जैसे एरिया है जो बहुत ही आसानी से सरकने के लायक बने हुए हो चुके हैं, जिस वजह से वहां जो निर्माण कार्य चल रहे थे, जो सुरंग खोदे जा रहे थे सड़क निर्माण के लिए, तो वहां सुरंग में वो मशीन भी फंस गई थी और आसपास की जमीनें भी धंस गई थी, तो वो लैंडस्लाइड उस ढंग का है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है भूजल स्तर में परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण भूजल स्तर में उतार चढ़ाव मिट्टी की नमी की मात्रा में परिवर्तन करके ढलानों को अस्थिर कर सकता है। यानी कि जमीन में अगर मौसमी हलचल हो रही है तो मौसमी हलचल के कारण भूजल स्तर में उतार चढ़ाव होता है, जिससे मिट्टी की नमी की मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे अभी बरसात में आप देखेंगे कि बरसात में जमीन में गीलापन बहुत ज्यादा आ जाता है, जिस कारण से वहां पे लैंडस्लाइड की संभावनाएं बरसात में कई एरिया में होने लग जाती हैं, तो ये भी एक कारण होता है। इसके बाद है सतही जल में परिवर्तन। झीलों, जलाशयों, नहरों और नदियों में जल स्तर में परिवर्तन से ढलान में अस्थिरता हो सकती है। उदाहरण के लिए बढ़ता जल स्तर आसपास की
ढलानों को भिगो सकता है और किनारों को काट सकता है। ये ज़्यादातर तटीय हिस्से में ज़्यादा होते हैं और ढलान वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं। सतही जल में जो परिवर्तन है, यानी कि जैसे आप नदियों को भी उदाहरण ले लें, तो नदियों में आप देखे होंगे कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने पे जो बांध होते हैं, बांध कई बार काट करके उसको बहा ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से भूस्खलन हो सकता है। या कोसी नदी, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि कोसी नदी में भंवर बना करके नदियाँ चलती हैं, तो भंवर जो होते हैं वो जमीन के नीचे-नीचे मिट्टी को काट करके हटा देते हैं, जिस वजह से किनारे पे, तट पे अगर आप जाएँगे तो अचानक से वो तट जो होगा वो सरक करके पानी में चला जाएगा, क्योंकि वो पूरा नीचे से खाली हो चुका है। तो इस ढंग की चीज़ों से परिवर्तन होता है और लैंडस्लाइड होते हैं। इसके बाद बाढ़ है, तो बाढ़ नदी के किनारों को काट कर आसपास के ढलानों को भिगोकर भूस्खलन में योगदान दे सकती है। मलबे के प्रवाह और कीचड़ के बहाव जैसे अक्सर बाढ़ समझ लिया जाता है। अक्सर खड़ी नहरों में ऐसा होता है और बाढ़ के साथ साथ हो सकता है, जैसे कि कोई नहर है, नहर में पानी का प्रेशर ज्यादा है और उस प्रेशर के कारण वहाँ मलबा उसके साथ चल रहा है, तो आगे जाकर के कहीं भी जाम कर देगा और आसपास के एरिया में पानी भर दे सकता है। तो ये सब चीजें बाढ़ ला सकती हैं, इस ढंग की चीजें हो सकती हैं। और सुनामी और विशेष जो होते हैं, ये सब अ, जल निकाय से होने वाले भूस्खलन, सुनामी और बंद जल बेसिन की जो लहरें होती हैं, जिसको सिसेस कहते हैं, इससे उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे संभावित रूप से बाढ़ और क्षति हो सकती है। और सुनामी तो बताना ही क्या है, इसमें सभी लोग लगभग जानते हैं। समुद्री जल स्तर का जो अचानक से ऊपर उठना है, तो उसके लिए सुनामी का कारण तो अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि लंबा हो जाएगा और वो मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी लैंडस्लाइड को ही समझते हैं। साधारण से समझिए कि सुनामी का मतलब है समुद्र की लहरों का कई मीटर तक ऊंचाई में ऊपर उठना, जिसमें 30 फुट भी हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है। ये किस लेवल पे ऊपर जाएगा, ये अंदर समुद्र के बीच में मैदानी समुद्र के नीचे के जो हिस्से हैं, अंदर के हिस्से, वहाँ कितनी बड़ी घटना घटी है, इस पे निर्भर करता है कि सुनामी की लहरें कितनी ऊपर उठेंगी। तो जब वो उठेंगी तो वो जहाँ आएगा और सुनामी का जल जहाँ तक जाएगा, तो वहाँ पे उसके प्रेशर से कई एरिया में भूस्खलन हो सकते हैं, उसके पानी के दबाव से। इसके बाद भूकंपीय गतिविधि जो है, ये भी लैंडस्लाइड का कारण बनता है। ये तो मेन है। भूकंप और ज्वालामुखी जो है, ये मेन है जिससे लैंडस्लाइड होते हैं। भूकंप जमीन को हिलाकर ढलानों को अस्थिर करके भूस्खलन को बढ़ावा दे सकते हैं। भूकंपीय बल ढलानों में तत्काल कमी ला सकते हैं और मिट्टी की संरचना को कमजोर करके भविष्य में भूस्खलन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। प्रत्यक्ष ट्रिगर, इसमें भूकंप के दौरान जमीन का हिलना ढलानों को अस्थिर कर सकता है, जिससे भूस्खलन हो सकता है। कंपन ढलान पर मिट्टी और चट्टान में के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे अचानक ढलानों में दरार आ जाती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। भूकंपीय गतिविधि मेन है। चट्टानों का ढीला होना, भूकंप होने के कारण चट्टाने और पत्थर ढीले हो सकते हैं, जिससे चट्टाने गिर सकती हैं और चट्टाने जब गिरती हैं, तो विशेष रूप से खड़ी ढाल वाली चट्टाने जब गिरती हैं, तो ये कहीं भी तबाही ला सकती हैं। तो ये सब कारण होता है। इसके बाद मृदा द्रवीकरण, ढीले जल संतृप्त तलछट वाले क्षेत्र में भूकंप के झटके से ये तलछट अस्थायी रूप से अपनी ताकत खो सकते हैं और तरल की तरह व्यवहार कर सकते हैं। द्रवीकरण के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया से जमीन का महत्वपूर्ण विरूपण और भूस्खलन हो सकता है। यानी कि मृदा का द्रवीकरण का मतलब है ढीला होकर के बहने लायक हो जाना, द्रवीकरण है। और ये अगर भूकंप आ गया तो आसानी से शिफ्ट कर जाएगा कहीं। इसके बाद है मिट्टी का फैलाव। मिट्टी के हिलने में उसमें फैलाव हो सकता है, जिससे खाली जगह बन सकती है और तेजी से रिसाव हो सकता है, और नमी की यह बढ़ी हुई मात्रा ढलानों को और अस्थिर करके कर सकता है, जिससे भूस्खलन हो सकता है। पार्श्विक प्रसार, भूस्खलन के एक प्रकार का एक उदाहरण है जो अक्सर भूकंप के साथ जुड़ा होता है। पार्श्विक प्रसार, जहां भूकंपीय बलों के कारण जमीन पार्श्विक दिशा में खिसकती है। पार्श्विक दिशा करने का मतलब होता है कि जिस ओर आसानी से शिफ्ट होने की चीजें दिखाई दे रही हैं, कि ये ढलान है, इस ओर जा सकता है, तो वो पार्श्विक प्रसार है, जहां तक वो आगे बढ़ सकता है। तो जब भूकंप आएगा तो वो धीरे धीरे उसी एरिया में शिफ्ट करता जाएगा। अब इन सब के भूकंपीय उदाहरण अगर हम देखें, तो भूकंप के कारण जो भूस्खलन हुए, उसमें केदारनाथ भूस्खलन 2013 में, सिक्किम भूस्खलन 2011 में, और 1964 में अलास्का में भयंकर भूकंप आया था, जिस वजह से लैंडस्लाइड बड़े पैमाने पर हो गई थी, भूस्खलन की घटना देखी गई। इसके बाद है ज्वालामुखी गतिविधि। ज्वालामुखी विस्फोट जो है, ये गतिविधि विभिन्न तंत्रों के माध्यम से भूस्खलन को ट्रिगर कर सकती है। यानी कि जब भूकंप विस्फोट होते हैं, तो बड़ी मात्रा में आंतरिक हलचल होती है उस एरिया में, आसपास के हिस्से में, तो वहां उस हलचल के कारण भूस्खलन हो सकता है। लावा प्रवाह भार बढ़ाकर और भूभाग को बदलकर ढलानों को अस्थिर कर सकता है। जैसे लावा, अगर ठोस लावा है, जैसे कि ठोस कहने का मतलब है कि
बड़े-बड़े साइज़ के बोल्डर निकलते हैं अंदर से और वो काफ़ी ऊँचाई तक उड़ते हैं और जब वो ज़मीन पे गिरेंगे, आस-पास के एरिया में गिरेंगे तो उस वज़न से, उस प्रेशर से भूस्खलन हो सकता है। इसके बाद ज्वालामुखी राख के संचय से मिट्टी का बहाव बढ़ सकता है और स्थिरता कम हो सकती है। जैसे कोई एरिया खाली था, अब वो भर गया है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो कभी भी अपने आप को ज़मीन जो है वो बैलेंस करती है और बैलेंस करने के लिए वो थोड़ी बहुत हिल करके वो सारी ज़मीनों को स्थिर कर देगी और उतने टाइम के लिए वो ज़मीन अस्थिरता आ जाएगी वहाँ। ज्वालामुखी मलबा पाइरोक्लास्टिक प्रवाह सहित ज्वालामुखीय सामग्री के ढहने से भूस्खलन हो सकता है। यानी कि इसमें जो ज्वालामुखी सामग्री निकलते हैं, ये जब ढहते हैं तो भूस्खलन हो सकता है। जैसे कि कहीं पे भूस्खलन का लावा कहीं पे इकट्ठा हो गया है, जैसे कि जब वो पिघला हुआ लावा निकलता है तो वो बहुत ही टाइट सा निकलता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा पिघला होता है, कई बार उतना पिघला हुआ नहीं होता है, ठोस बिल्कुल निकलता है। यानी कि अर्ध ठोस कह सकते हैं उसको। अर्ध ठोस अवस्था में जब निकलता है तो वो एक ढेर सा बना देता है और वैसे ही हालत में वो ठंडा होकर के जम जाता है और हल्की भी हलचल कहीं भी मचेगी तो वो टूट-टूट करके बिखरता रहेगा समय-समय पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो जिस वजह से वहाँ भूस्खलन वगैरह देखी जाती हैं। इनके उदाहरण ज्वालामुखी वाले में तो माउंट सेंट हेलेंस 1980 में, क्राकाटाओ में इंडोनेशिया 1883 में, ज्वालामुखी के कारण इंडोनेशिया में 83 में भूस्खलन हुआ था। तो ये सब ज्वालामुखी के कारण भूकंप के उदाहरण हैं। अब भूस्खलन में योगदान देने वाली जो मानवीय गतिविधियां हैं उसमें पहले नंबर पे आता है शहरी विकास। शहरी विकास कहने का मतलब है कि जब शहरी विकास किया जाता है तो ढेरों प्रकार से वहाँ नगर नियोजन अव्यवस्थित होने से कई ऐसी चीजों का निर्माण कर दिया जाता है जिससे उस एरिया के जमीन के जो प्रेशर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से शहरी विकास से प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलता है और ये सब जो है पर्यावरण को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपदाओं के आने की संभावना बनी रहती है और भूस्खलन भी उसमें संभावना है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं और अगर पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र हैं तो वहां पे आप भूकंपीय हलचल ज्यादा देखेंगे। जैसे वायनाड में आप देख रहे हैं तो वायनाड भी एक शहरी क्षेत्र था और शहरी क्षेत्र में वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में इस ढंग की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वनस्पति को हटाने का मतलब है कि जब कोई पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे कोई वनस्पति पहले से है तो वो जमीन को पकड़े रहती है और हल्की फुल्की कोई हलचल मचती भी है तो वहाँ लैंडस्लाइड नहीं हो पाता है क्योंकि वनस्पतियां जमीन को पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं। अगर वनस्पतियां हट जाती हैं तो आसानी से लैंडस्लाइड हो जाता है। ढलानों का अत्यधिक तीखापन, जैसे कि कई जगह नए नए निर्माण कार्य होते हैं तो ढलान बहुत तेज बना दिए जाते हैं और ऊपर का जो ढलान के ऊपर जो एरिया बसा होता है या जो भी कार्य हो रहे होते हैं वो ढलान तीव्र होने की वजह से किनारे की जो जमीनें होती हैं वो आसानी से सरक जाती हैं। इस वजह से लैंडस्लाइड देखा जाता है। ये मानवीय गतिविधि। ढलानों पर भार, यानी कि अगर कोई ढलानों पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है जिसमें वजन है तो आसानी से उस जमीन को लिए हुए सरकते हुए आगे बढ़ सकता है। सिंचाई और लॉन में पानी देना। सिंचाई और लॉन में पानी देने का मतलब है कि ये आप उत्तराखंड वाले एरिया में ही ज्यादा देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखेंगे कि अगर कोई लोग मान लीजिए जोशीमठ ही आप आसानी से समझ सकते हैं, जोशीमठ वाला मान लीजिए कोई रीजन है तो वहां पे लोग घर बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए में लोग अपने आसपास पार्क वगैरह बना लेते हैं, बगीचा वगैरह बना लेते हैं। उन बगीचों की जो नीचे की जमीन है वो ठोस नहीं है। कारण क्या है कि वो पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर से भविष्य में कभी कोई मलबा सरका होगा तो वो जमीन समतल बन करके वो निर्माण हुआ है। अब कभी भी वो पहाड़ जो है नीचे से चूंकि ठोस और चिकना है, मलबा जो है वो कुछ समय के लिए वो रुका हुआ है। अगर कोई बहुत ज्यादा जैसे बादल फट जाए और बहुत तेज बारिश हो जाए तो वो बहुत तेजी से ही सरक करके आगे चले जाएंगे, जिससे लैंडस्लाइड का नाम दे दिया जाता है। तो वो लैंडस्लाइड वास्तव में जमीन फट करके नीचे नहीं गई, वो जो मलबा रुका हुआ है जिसपे लोग गांव बसा करके रह रहे हैं वो नीचे से अस्थिर पहले से है। जोशीमठ उसी का उदाहरण है। तो वो उसी में वो ढेर लगा हुआ है जिसपे लगभग 73 में जो समिति बनी थी जोशीमठ वाले एरिया को लेकर के, उसने यही चीज कही कि वो एरिया बालू के ढेर की तरह है। उस बालू के ढेर पे लोग मकान बना के रह रहे हैं तो वो कभी भी सरक सकता है और बालू के ढेर की तरह सरक सकता है, कभी भी कहीं से कहीं जा सकता है। तो ये होते हैं। लॉन में पानी जैसे डाल रहे हैं तो जमीन गीली कर दिया, पहले से ज्यादा पानी सींच दिए तो जमीन गीली हो गई ज्यादा, और ज्यादा गीली हो गई तो हल्की भी बारिश होगी तो वो सरक जाएगी कहीं भी। तो ये सब कारण बन सकते हैं मानवीय गतिविधि से।
जलाशय प्रबंधन जैसे अभी हमने बात बताया था कि बांध हम बनाते हैं, तो बांध बनाने में हम पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं दूसरे एरिया में, बांध के जो एक साइड में हम पानी इकट्ठा करते हैं प्रेशर से बाहर दूसरे एरिया में छोड़ने के लिए, जल विद्युत के लिए, तो ऐसे एरिया में बांध के आसपास लैंडस्लाइड देखे जाते हैं। इनमें उदाहरण आप देखें तो 1989 में सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड भूकंप, 2005 में लेटी भूस्खलन फिलीपींस, 2018 में मोंटेसिटो मड मड स्लाइड्स कैलिफोर्निया। तो ये सब उदाहरण हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण देखने को मिले थे। अब देखें कि भारत में भूस्खलन प्रबंधन से संबंधित जो सरकारी पहल और नीतियां हैं वो क्या क्या हैं, तो इसमें नंबर 1 पर है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति NLRMS। जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक तैयारी प्रदान करना इसका काम। दूसरा है भूस्खलन जोखिम क्षेत्र मानचित्रण। तो जो GSI है, जिसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC द्वारा इसका मानचित्रण किया जाता है, जिससे निवारण उपायों और भूमि उपयोग नियोजन की योजना बनाने और उसे लागू करने में मदद मिलती है। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा इसमें भूस्खलन प्रबंधन के लिए प्रावधान शामिल है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है चौथे नंबर पे, जिसमें GSI खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद के तहत ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से यूके द्वारा वित्त पोषित बहुसंघीय लैंडस्लिप परियोजना ने भारत के लिए प्रोटोटाइप क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की है। यानी कि ये एक प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? भारतीय जो भू सर्वेक्षण विभाग का राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद है वो और ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इनके मिल करके इन लोगों ने एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की है। इसके बाद है 5वें नंबर पर बुनियादी ढांचे का विकास। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं पहाड़ी और भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। ये बुनियादी ढांचा विकास। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत जो है वो आपदा प्रबंधन पर जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इसका मेंबर है, जो भूस्खलन के खतरों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कई देशों के बीच, और ये इस टाइप की आपदाओं से निपटने के लिए ढेरों प्रकार के जो भी नए नए तकनीक डेवलप होते हैं उनसे इन सभी देशों को अवगत कराते हैं और जितना संभव हो वो सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद देखें कि भूस्खलन प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाएं कौन कौन सी हैं। भारत में आप देखें तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण सड़कों और संवेदनशील ढलानों पर वनस्पति स्थिरीकरण कार्यक्रम और अवरोधक दीवारें लागू की हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन से संबंधित कार्य किया है। रिमोट सेंसिंग और GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को एकीकृत किया है। केरल में देखें तो केरल राज्य भूमि उपयोग बोर्ड ने जल ग्रहण प्रबंधन परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिनमें भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए पुनर्वनीकरण और मृदा संरक्षण उपाय शामिल किया है। महाराष्ट्र में MMRDA यानी महाराष्ट्र महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में विकास को रोकने के लिए जोनिंग विनियमन और जोखिम आकलन लागू किया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कटाव को नियंत्रित करने और भूस्खलन को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में रिटेनिंग दीवारें और जल निकासी सुधार लागू किए हैं। तो ये भारत के राज्यों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें ये थे। अब विश्व भर में क्या क्या परंपराएं चल रही हैं, कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं, तो उसमें जापान ने ढलान स्थिरीकरण और वनस्पतिकरण की रणनीति का इस्तेमाल किया है। ढलान स्थिरीकरण का मतलब है ढलान को स्थिर करने के लिए ढेरों तरीके अपनाए जाते हैं और वनस्पतियां लगा करके उनके, जैसे अभी बताए कि अगर वनस्पतियां हैं तो जड़ पकड़े रहते हैं, जिस वजह से जमीनें लैंडस्लाइड बहुत कम होते हैं, यानी कि जमीन पकड़े रहते हैं। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने रॉक फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम की शुरुआत की है। कैलिफोर्निया भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली जो डेवलप किया है, भूस्खलन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए वास्तविक समय पर चेतावनी और विस्तृत निगरानी डेटा प्रदान करती है। इटली की एक खड़ी ढाल पर स्थित खड़ी ढलानों को स्थिर करने और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अमाल्फी तट पर रिटेनिंग वॉल सिस्टम और मृदा कील लगाने की तकनीक का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो भारत अपनी विविध स्थलाकृतिक और जलवायु विविधता के कारण भूस्खलन से गंभीर चुनौतियों का सामना करता है, खासकर इसके पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। हाल के वर्षों में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता प्रभावी प्रबंधन और शमन रणनीतियों का तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
अब देखें कि भूस्खलन का प्रभाव और परिणाम क्या होता है। तो निर्मित पर्यावरण पर भूस्खलन का प्रभाव, तो नींव और उपयोगिता को नुकसान पहुंचता है। जैसे मकान निर्माण हुए हैं, अगर लैंडस्लाइड होंगे या भूस्खलन होंगे तो उससे जो उसकी नींव होगी मकान की, वो पूरी तौर पर क्षतिग्रस्त हो जाएगी। इसके बाद व्यवसाय में प्रावधान, यानी कि आवागमन की असुविधा हो जाएगी और पूरा व्यवसाय डिस्टर्ब हो सकता है। बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा, यानी सड़कें, पुल और ये सारी चीजें जो हैं वो पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सड़क और रेल में अवरोध पैदा हो सकता है। रख रखाव और मरम्मत में जो है वो मेंटेनेंस जिसको हम कहें, तो मेंटेनेंस खर्चा बढ़ जाता है। ये सब निर्मित पर्यावरण में भूस्खलन का प्रभाव है। प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा भूस्खलन का, तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रजातियां, जनजातियां, जीव जंतु हैं, उन सबके आवास का विनाश हो सकता है। नदी और नाले में अवरोधक आ सकते हैं, जिस वजह से बाढ़ के अलावा ढेरों प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। सुनामी आ सकता है, जैसे जमीन में समुद्र के नीचे अगर भूस्खलन होता है तो वही सुनामी लाता है। जमीनें जब फटती हैं तो पानी उसमें भरता है, और जब वो जमीनें आपस में चिपक जाएंगी तो चिपकती हैं तो वो जो जल है वो उछाल मारता है, तब वो सुनामी की घटना होती है, तो सुनामी भी आ सकता है। परिवर्तित भू आकृतियां, यानी कि ये जो जमीनें पहले से अलग ढंग की दिखाई दे रही हैं, वो भूस्खलन के बाद दूसरे टाइप की दिखाई देंगी। और दूसरे टाइप की दिखाने का मतलब है कि वो किसी भी प्रकार की दिखाई दे सकती हैं। जो कोई खूबसूरत एरिया है वो बदसूरत हो सकता है, तो ये सब चीजें घटित हो सकती हैं। पहाड़ और घाटियों का निर्माण हो सकता है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां अगर जमीनें धंसती हैं तो घाटियों का भी उस पर असर पड़ता है, पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पर। और जलीय जीवन जो है वो तो डिस्टर्ब होता ही है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड से पूरा जलीय क्षेत्र जब डिस्टर्ब होता है तो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की बहुत व्यापक पैमाने पर हानि होती है। और ये सब चीजें देखी जा चुकी हैं। 1994 में नॉर्थ ईस्ट भूकंप यूएसए में, 2004 में हिंद महासागर की सुनामी जो आई थी, जिसमें भारत भी प्रभावित हुआ था, इंडोनेशिया भी प्रभावित हुआ था। ये सब चीजें इन्हीं भूकंपों और लैंडस्लाइड के कारण ही देखा गया था। 2010 में हैती का जो भूकंप आया, और 2008 में मोंटेसिटी मड स्लाइड्स यूएसए में जो देखा गया, ये सब इसी भूस्खलन का परिणाम हैं जो देखने को मिले थे। तो ये था भूस्खलन से जुड़ा हुआ कारण, परिणाम, प्रकार और इससे जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट्स था। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक समझ गए होंगे। और जहां आपको दिक्कत समझ में आए तत्काल आप हमें कमेंट करें, और उससे संबंधित जो भी सुधार होगा हम निश्चित रूप से सुधार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।